और इसमें यह कह दिया गया कि 2015 से 21 के दौरान यानी लगभग 7 सालों का जो है कि रिव्यू किया गया। इस दौरान गैंडों और देवदार वैश्विक अवैध वन्य जीव व्यापार से सबसे अधिक प्रभावित और वनस्पतियां प्रजातियां हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि हालांकि अगर देखा जाए तो वन्यजीव अपराध में आप जीव जंतुओं को और जंगलों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी पिछले 7-8 सालों में देखा जाए तो 2 प्रजातियां, एक पशु की गैंडों की हो गई और वनस्पतियों में आपके देवदार के वृक्ष हो गए, इनको सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये डायरेक्टली फोकस करके पूछा जा सकता है कि किसकी वनस्पतियों और किस प्रजाति के जो जंतु है उनका शोषण हो रहा है, तो देवदार और गैंडों का। आगे यहाँ पर देखिए 29% के साथ गैंडे के सींग का बाजार पशु प्रजातियों में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। अर्थात पशुओं की जो वस्तुएं होती हैं, चाहे उनके खाल हो गए या उनके दांत हो गए या उनके कोई भी ऐसे ऑर्गन्स हो गए जिनका प्रयोग सबसे अधिक मार्केट में किया जाता है, तो सबसे अधिक गैंडों के सींग का प्रयोग किया जाता है जो 29% होता है। और इसके बाद पेंगोलिन के सल्क का बाजार जो कि 28% होता है, ये सेकेंड नंबर पे। पेंगोलिन क्या होता है, अगर देखोगे वो अपनी सुरक्षा करने के लिए एक गोल बॉल की तरह बन जाता है, ठोस आकार का। हालांकि देखने में नेवले की तरह दिखता है, लेकिन आप अगर उसे गूगल पे देखोगे तो ऊपर से उसके ऊपर बहुत कठोर गोल्डन कलर की एक शल्क लगी होती है। और हाथी के दांत का बाजार 15% के साथ तीसरे नंबर पे है। तो वैश्विक स्तर पे अगर आप पशुओं का शोषण देखोगे या पशुओं के जो बाजार देखोगे तो नंबर 1 पे गैंडा है, दूसरे नंबर पे पेंगोलिन है और तीसरे नंबर पे आपको हाथी देखने को मिलेगा। इनके जो अवैध तरीके से बाजार हो रहे हैं या वैध तरीके से, तो इनकी संख्या के बारे में बताया जा रहा है। और यही वजह है कि गैंडे और देवदार को सबसे अधिक जो है कि नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 2024 की रिपोर्ट, ये आपके तीसरा संस्करण है। उससे पहले 2016 में रिपोर्ट आई थी, फिर 2020 में आई है और फिर अब 2024 में आई है। हालांकि इस रिपोर्ट के बारे में ये कहीं नहीं लिखा था कि 4 वर्ष में एक बार जारी होती है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि प्रति 4 वर्ष पे एक बार जारी होती है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है आपका स्वीडन। स्वीडन अभी हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश बन चुका है। यूरोपीय देश स्वीडन भी अब अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन गया है। जबकि इस संगठन का जो 31 नंबर का मेंबर बना था वो बना था फिनलैंड। हालांकि 2023 में स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने इसमें अप्रूवल के लिए जो प्रपोजल रखा था कि हम नाटो के मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन फिनलैंड को उस समय 2023 में अप्रूवल मिल चुका था, लेकिन स्वीडन को नहीं मिला। तो अब फाइनली स्वीडन को भी मिल चुका है और स्वीडन भी आपका नाटो का मेंबर बन चुका है। जो नाटो का जो ग्रुप है वो क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि इसको शुरू किया गया था जब कोल्ड वार की शुरुआत हुई थी, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। तो रसिया एक तरफ पूरा नेतृत्व कर रहा था, जिसमें उसने भी एक सैन्य संगठन बनाया था पोलैंड की राजधानी वार्सा में, जिसे वार्सा पैक्ट 1955 कहते हैं। और इस तरफ अमेरिका ने अपने नेतृत्व में बहुत सारे देशों को एकजुट करके एक नाटो संगठन बनाया, जिसकी स्थापना नाटो की अगर आप देखोगे 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। तो ये टोटल 32 सदस्य हो चुके हैं। अगर आप नाटो के महासचिव का नाम याद रखना चाहते हो तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग नाम है। और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन्स ने नाटो में अपने देश के प्रवेश को स्वतंत्रता की जीत बताई है, यानी हम स्वतंत्र हैं अपना डिसीजन लेने के लिए कि हम किसी भी संगठन में शामिल हो सकते हैं। तो ये नाटो के बारे में हो गया। अब यहाँ पे अगला एक पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी जी की भूटान यात्रा हुई थी। कब हुई थी? भूटान यात्रा। ये देखोगे आप 22 से 23 मार्च 2024 को इन्होंने भूटान की यात्रा की थी। भूटान के पीएम कौन थे? टोबके नाम है, जैसे कि शेरिंग टोबके कहते हैं। और भूटान की जो नरेश हैं वो है जिग्मे खेसर नाग्याल वांगचुक। तो प्रधानमंत्री का नाम भी याद रखो और नरेश का भी नाम याद रखो। नरेश मतलब राजा का नाम। विभिन्न परियोजनाओं के लिए 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी की है। हालांकि पहले से भी लगातार भूटान की सरकार को भारत के द्वारा लगातार सहयोग किया जाता है। अलग अलग जल विद्युत परियोजनाओं में किया जाता है, अलग अलग अंतरिक्ष स्पेस योजनाओं में किया जा रहा है। इसी के साथ मोदी जी ने अगले 5 साल के लिए फिर से 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वहां पे थिम्पू में एक समारोह में, थिम्पू क्या है? भूटान की राजधानी है। और वहां पे भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे हमारे भारत का भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मान है, वैसे ही भूटान का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो से मोदी जी को भूटान नरेश ने सम्मानित किया। क्या नाम है? वैसे देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री उभरते हुए दिख रहे हैं जिनको सबसे ज्यादा विदेश के स्तर पे विदेशी सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो उसी में भूटान ने भी अपने आप को इस कड़ी में शामिल किया, जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो करके।
मोदी जी ने थिम्पू में भारत की मदद से निर्मित अति आधुनिक अस्पताल ग्याल स्वेन जेसुंग पेमा वांगचुंग मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, जिसमें पीएम मोदी जी और शेरिंग जी दोनों शामिल थे। शेरिंग तोपके कौन है? वहां के प्रधानमंत्री हैं। तो अस्पताल का नाम भले याद ना रहे, लेकिन कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अगला पॉइंट आपका आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024। हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत भी दोस्तों भूटान ने की थी। भूटान ने कहा कि आप कितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, अगर आपके देश के नागरिक खुश नहीं है तो उस डेवलपमेंट का कोई वजूद नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये इसका शॉर्ट टर्म हो जाएगा। और इसने 20 मार्च 2024 को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पे 143 देशों पर आधारित वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी की। तो यहां से एक और प्रश्न निकल के आता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट होता है? तो 20 मार्च को सेलिब्रेट होता है। और इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यूएसडीएसएन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। पहले नंबर पे इसने बताया कि विश्व का सबसे खुशहाल देश है जहां पे कोई तनाव नहीं है, वो आपका फिनलैंड होगा। और सबसे दुखी देश यानी कि बिल्कुल खुशी की कोई उम्मीद ही नहीं है, वो आपका हो जाएगा सबसे लास्ट अफगानिस्तान। भारत का स्टेटस क्या है 143 कंट्रीज में? तो देखोगे तो इंडिया 126वें नंबर पे है, जबकि 2022 में 136वें नंबर पे था। अर्थात भारत अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुशहाल देश अपनी ओर बन रहा है। इस सूचकांक में 6 मानकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम उन 6 मानक की बात करें तो पहला प्रति व्यक्ति जीडीपी कितनी है, या प्रति व्यक्ति आय भी कह सकते हो। सामाजिक समर्थन कितना है, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा कितनी है कि कितना व्यक्ति वो जीवित रहता है, उदारता कितनी है, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता कितना है, और भ्रष्टाचार पे जो आधारित जो धारणा है इस पर भी विचार किया था कि उस देश में कितना भ्रष्टाचार है कितना नहीं है। तो ये आपका टॉपिक हो गया। अगला यहाँ पर है यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप लोगों के पास तो ये मैगजीन है पहले से, जब भी मार्केट में आई थी जुलाई में तभी आप लोगों ने ले रखी थी, लेकिन तब से हो सकता है आपने पढ़ा भी होगा, लाइन टू लाइन अंडरलाइन भी किया होगा, बहुत सारी चीज़ें छोड़ी भी होंगी और बहुत सारी चीज़ें आपने रटी भी होंगी। लेकिन पूरे 160 पेज की मैगजीन होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको फैक्ट और बहुत सारे यूज मतलब जिसे कहते हैं यूजलेस टॉपिक भी मिले जो आपको बेवजह रटने पड़ रहे हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों का जो निचोड़ है, जैसे पिछली बार हम लोगों ने 11 फरवरी को आरओ एग्जाम्स में इसी करंट अफेयर्स बहुत सारे प्रश्न हैं। यूपी पीसीएस का पेपर तो पोस्टपोन हो गया, यूपीएससी में भी बहुत सारे प्रश्न, लगभग 6 से 7 प्रश्न डायरेक्ट हमारे नोट से आ गए थे, जो हमने घटनासार और आई दृष्टि बनाई थी। आई दृष्टि अभी आई नहीं है ईयरली, इसलिए अभी उसके नोट्स तैयार नहीं हुए। जैसे तैयार हो जाएंगे तो वहाँ पे अगस्त सितंबर के भी नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, जुलाई के भी मिलेंगे। तब तक आप लोग इस नोट्स के साथ रिवीजन कर सकते हो। और पीडीएफ लेनी हो तो वीडियो के नीचे व्हाट्सअप नंबर है, वहां पर आप मैसेज करोगे, वहां पे सारी पेमेंट डिटेल आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक की बात करें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 21 मई 2024 को दुनिया के 119 देशों पर आधारित यात्रा पर्यटन विकास, कितने देशों पर आधारित? 119, ये एक सूचकांक जारी किया गया, यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024। इसमें फर्स्ट नंबर पे अमेरिका आता है और 39वें नंबर पे इंडिया होता है, जबकि 2021 में भारत 54वें स्थान पे था। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? सबसे अधिक लोग यूएस जाना चाहते हैं, चाहे वो घूमने के लिए जाना चाहते हो या किसी भी काम से, तो सबसे अधिक लोग अमेरिका जाते हैं। और 39वें नंबर पे भारत आता है, जहां दुनिया के लोग भारत में घूमने के लिए आते हैं। अगला टॉपिक है यूरोपीय संघ ने यानी यूरोपीय यूनियन ने दुनिया के पहले एआई कानून को मंजूरी दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर एक पहला कानून बनाया गया है। यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संसद में 15 जून 2024 को एआई अधिनियम को अंतिम मंजूरी दे दी है। यूरोपीय संसद जो होती है, यूरोपीय जो संघ होता है उसी का एक पार्ट होता है, उसी का एक अंग होता है। तो यहाँ पर इसने इस कानून को अनुमति दे दी है और यह अभूतपूर्व कानून यूरोप के भीतर नवाचार को बढ़ावा देते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक नियम स्थापित करता है। आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन में जो लगभग 28-29 देश होते हैं, उन सभी देशों के अंतर्गत बहुत सारे नियम एक दूसरे के साथ साझा किए जाते हैं। इवन कि उनकी पार्लियामेंट भी साझी की जाती है, उनकी अर्थव्यवस्था भी साझा किया जाता है, उनके जो करेंसी है उसको भी साझा किया जाता है यूरो जोन के नाम से। हालांकि अभी सभी देश उसमें शामिल हुए, लगभग 18-19 देश उसमें शामिल हो चुके हैं यूरो जोन में भी। तो इस तरीके से जो एआई का नियम है वो पूरे यूरोपीय जो संघ है उसके अंतर्गत आने वाले सभी 29-30 देशों पे लागू होगा और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा भी दिया जाएगा।
और इस तरीके का कानून पास करने वाला ये एकमात्र या एक तरीके का अपना पहला देश बन गया या पहला संगठन बन गया। यह प्रतिबंध यूरोप में अपनी तरह का पहला प्रतिबंध है और दुनिया भर में इस तरह की प्रणालियों को पहला बड़ा प्रतिबंध भी कह सकते हो कि अब अन्य देश भी इसको पालन करने के लिए या इसको लागू करने के लिए या इस तरीके के विचारों को लागू करने के लिए तत्पर रहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है डेंगू के टीके TAK-003 को WHO की मंजूरी मिल चुकी है। किसका टीका ये? डेंगू का। 10 मई 2024 को डेंगू के लिए एक नए टीके TAK-003 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ है। देखिए, प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त होने के बाद फाइनल क्वालिफिकेशन जब मिल जाता है तभी किसी देश के द्वारा उन टीकों का प्रयोग अपनी आम जनता पर किया जाता है। तो इस तरीके से अभी डेंगू का इस टीके को भी क्या हुआ है? प्री क्वालिफिकेशन मिल चुका है। अब आगे देखते हैं, इस वैक्सीन को देखा जाए तो इस वैक्सीन को क्यूडेंगा के नाम से जाना जाता है और यह फार्मा कंपनी सनोफी पाश्चर द्वारा विकसित डेंगे वैक्सिया या CYD-TDV के बाद WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाली दूसरी डेंगू वैक्सीन हो चुकी है। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो डेंगू वैक्सीन जिसको ऑलरेडी WHO ने प्री क्वालिफाई कर दिया था तो इसका नाम था डेंग वैक्सिया या CYD-TDV। ये पहली वैक्सीन थी डेंगू पर। अब जो दूसरी वैक्सीन हुई है इसका नाम क्या हो गया? TAK-003। तो दो वैक्सीन अब तक प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त कर चुकी हैं। अगर इसके डोज की हम बात कर लेते हैं तो ये 2 खुराक में दी जाती है जो सभी 4 प्रकार के डेंगू से सुरक्षा देती है। तो जो डेंगू के 4 प्रकार के जो वेरिएंट होते हैं उन सभी से सुरक्षा प्रदान करेगी। वैक्सीन की 2 खुराक तय की गई है। कैसे? साथ ही टीके लगवाने के बीच 3 महीने का अंतर भी रखना होगा, यानी 2 खुराक आपको देनी है। एक खुराक आपने जन्म के बाद ले लेनी है और उसके बीच में दूसरी खुराक जब लोगे तो 3 महीने का कम से कम गैप भी रखना पड़ेगा। जैसे हमारे कोविड के दौरान जो वैक्सीन लग रही थी हमारे यहाँ कोविशील्ड वगैरह सब, तो उसमें दिया गया था ना आपको 30 डेज का गैप रखना है, 90 डेज का गैप रखना है, तो ये एक अंतर दिया जाता है। अब यहाँ पे 23 पॉइंट नंबर की बात करेंगे जिसमें दिया यूएई द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा का शुभारंभ किया गया। क्या किया गया? यूएई के द्वारा, यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें तो इसमें आप देखोगे कि 15 मई 2024 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रवासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा स्कीम को मंजूरी प्रदान की है। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया कि यूएई में जाने के लिए जो ब्लू रेजिडेंस वीजा होगा वो दिया जाएगा, लेकिन दिया किसको जाएगा? जिसने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको सस्टेन करने के लिए, उसको स्टैब्लिश करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया होगा। तो ये एक जो वीजा दिया जाएगा वो 10 वर्षों के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ से पहले ही पैराग्राफ से 3 बातें निकल कर आई। क्या निकल कर आया? पहली बात कि ब्लू रेजिडेंस वीजा, और आपके दिमाग में पता है क्या रहता है कि वीजा को लेकर अक्सर जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो चर्चा पढ़ते हैं, वो यूएसए की ज्यादा रहती है कि यूएसए ने इस वीजा को रद्द किया, इन लोगों को वीजा देगा, इन लोगों को नहीं देगा। तो ऐसे में ऑप्शन अमेरिका भी देगा और आपका ध्यान यूएई की तरफ नहीं जाएगा। तो इसे ध्यान दिलाने के लिए मैं बता रहा हूं कि ब्लू रेजिडेंस वीजा यूएई ने शुरू किया। कितने वर्षों का रहेगा? 10 वर्षों का रहेगा। किनको दिया जाएगा? जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी वैश्विक स्तर पे, तो उनको ये दिया जाएगा। और यूएई की सरकार ने वर्ष 2023-24 को ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी भी घोषित किया है। यूएनओ की बात नहीं कर रहा, लेकिन यूएई ने अपने यहाँ इसे एक जो है कि ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी घोषित कर दिया है। यहाँ पर देखेंगे यूएई सरकार 10 ब्लू वीजा की पात्रता उन लोगों को प्रदान करेगी जिन्होंने विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रों जैसे कि समुद्री जीवन संरक्षण, भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र, वायु गुणवत्ता सुधार, स्थिरता प्रौद्योगिकी, इन सभी में एक महत्वपूर्ण या कीर्तिमान जो सहयोग होगा, योगदान हुआ होगा, उसको स्थापित किया होगा या उसे दिया होगा। तभी जाके आपको इस तरीके का दिया जाएगा क्या? वीजा, जो कि 10 वर्षीय एक वीजा होगा। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए यूरोपीय यूनियन का एक पहला कानून पारित हो गया। जैसे अभी यूरोपीय यूनियन का पहला कानून आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए था, ठीक उसी प्रकार से विश्व के स्तर पर यूरोपीय यूनियन ने अपना पहला कानून पारित किया जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटेगा। कैसे होगा? क्या मामला होगा? देखिए, 7 मई 2024 को यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन ने जो उसके अंतर्गत आने वाले जो 29 देश हैं, इन देशों ने मतलब यूरोपीय यूनियन के देशों ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए समर्पित अपना पहला कानून पारित किया है। अब इसका फायदा क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी 28-29 देश हैं, जरा एक बार आप कंफर्म करना यूरोपीय यूनियन में, देखो यहाँ आ भी गया, यहाँ लिखा हुआ है कि 27 सदस्य हैं। इन देशों को महिलाओं के लिए लिंग आधारित
हिंसा हो गई, महिला जननांग विकृति हो गई, या जबरन विवाह हो गया, या ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध घोषित कर दिया है। अर्थात इन टोटल 27 जो कंट्रीज हैं, जो यूरोपीय यूनियन के पार्ट हैं, अगर इसके अंतर्गत, इन देशों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या कोई भी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, वो अगर महिला को लिंग आधारित यानी कि जेंडर बायसनेस होकर अगर उससे हिंसा कर रहा है, या उसके प्राइवेट पार्ट के साथ विकृति कर रहा है यानी छेड़खानी कर रहा है, या उसका जबरन विवाह करवा रहा है, या ऑनलाइन भी स्टॉकिंग हो रही है, ऑनलाइन उसके साथ गलत किया जा रहा है, तो ऐसे को अपराध घोषित किया जाएगा और इसे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा माना जाएगा। इनमें जो प्रावधान दिया कि सदस्य देशों को 3 वर्ष के भीतर इन नए नियमों को अपने राष्ट्रीय कानूनों में शामिल करना आवश्यक है। ये जो 27 देश हैं, इन्हें अपने अपने देशों के अंतर्गत जो नेशनल लॉ बनाने की जो संस्था होती है, राष्ट्रीय कानून, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा बनाती है, राज्यसभा बनाती है, तो यहाँ पर मतलब जो 27 देश हैं उन्हें भी अपने अपने संसद से या जो भी वहाँ पे शासन की पद्धति है उनके माध्यम से इन कानूनों को बनवा लेना है 3 वर्ष के अंदर ही। और अपराध की गंभीर स्थिति के आधार पे 1 से 5 वर्ष तक की कैद की सजा का प्रावधान है। अगर मान लीजिए किसी महिला के साथ आपने एकदम गंभीर अपराध किया है तो उसे 5 साल की सजा रहेगी, और अगर कोई आपने सामान्य किस्म का अपराध किया तो भी आपको न्यूनतम 1 वर्ष की सजा जरूर रहेगी। तो ये यूरोपीय यूनियन का एक ऐसा कानून आ गया जो 27 देश एक साथ इसे इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आता है विश्व प्रवासन रिपोर्ट, यानी कि माइग्रेंट रिपोर्ट जो होती है, जिसे कौन जारी कर रहा है? आईएमओ, यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इसे कहेंगे, जिसने 7 मई 2024 को विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 को जारी किया है। ठीक है, 2022 में भारत को $111 बिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या लिख रहा है कि 2022 में $111 बिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ, जो विश्व के देशों में सबसे अधिक है, और इस प्रकार भारत $100 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाला या उससे अधिक क्रॉस करने वाला पहला देश बन गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक कंफ्यूजन दूर करता हूँ, हालांकि यहाँ पे आईएमओ नहीं है, इसको हम बोलते हैं IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। लेकिन अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमने पढ़ा है रेमिटेंस या प्रेषण की रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि वर्ल्ड बैंक और IOM दोनों ही आपकी रेमिटेंस रिपोर्ट और साथ ही साथ माइग्रेशन रिपोर्ट दोनों ही संस्थाएं जारी करती हैं, यानी कि दोनों संस्थाओं के द्वारा प्रवासन और धन प्रेषण, जिसको हम रेमिटेंस कहते हैं, दोनों से संबंधित रिपोर्ट जारी की जाती है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि आपके दिमाग में आएगा कि सर कुछ गलत हो रहा है या सही है, तो ये ध्यान देना। ठीक है, दोनों ही जारी करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए इस चीज को। अब यहाँ पे लिख रहा है कि भारत से अनुमानित 1.8 करोड़ लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी के रूप में विदेशों में कार्यरत है। कहाँ पे कार्यरत है? विदेशों में। और जिसमें सर्वाधिक जो संख्या है वो यूएई में 3.47 मिलियन, फिर सेकंड अमेरिका 2.7 मिलियन, और थर्ड सऊदी अरब 12.5 मिलियन। यहाँ पे ये पॉइंट अगर आप लोगों में से कोई करेक्ट कर पाएगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि जो भारत से अनुमानित 1.8 करोड़ लोग जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी के रूप में विदेशों में कार्यरत हैं, जिनकी सबसे अधिक संख्या जो है कि यूएई में है और फिर अमेरिका में, लेकिन सऊदी अरब में अचानक 12.5 मिलियन कैसे हो सकती है? हालांकि मैंने इसको गूगल पे भी ढूंढा, कहीं मैं क्लियर नहीं हो पाया, तो इसको जरा होल्ड कर लेना। अगर मुझे मिल पाएगा तो मैं बता दूंगा वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आपको मिल जाए तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। अच्छा, यहाँ पर यह चीज याद रखो कि शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश, अर्थात सबसे अधिक जो रेमिटेंस थे डॉलर के रूप में, वो कहाँ पर प्राप्त हुए? तो इंडिया में देखोगे फर्स्ट नंबर पे $11.2 अरब। इसके बाद अगर सेकंड की बात करेंगे तो मैक्सिको में होता है 61.10 अरब, और थर्ड नंबर पे आप देखोगे चाइना। तो भारत लगातार ही, पहली बार नहीं है, लगातार ही कई सालों से रेमिटेंस को प्राप्त करने वाला सर्वाधिक देश बना हुआ है, क्योंकि भारत के जो नागरिक हैं वो विदेशों में सबसे अधिक रह रहे हैं, और सबसे अधिक रह रहे हैं, सबसे अच्छे काम कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल जॉब भी कर रहे हैं, मीडियम प्रोफाइल जॉब भी कर रहे हैं, और लो प्रोफाइल जॉब भी कर रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ पे सबसे अधिक जो कमाई कर रहे हैं वो भारत आ रही है, और जिस वजह से पूरी दुनिया में सबसे अधिक रेमिटेंस भारत कलेक्ट कर रहा है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 26 को देख लेते हैं। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस का टीका बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। मेनिंजाइटिस का टीका बनाएगा नाइजीरिया ने। अप्रैल 2024 में मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नई मैन 5CV वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। यानी इन्होंने मेनिंजाइटिस के लिए इस वैक्सीन का निर्माण कर दिया है, टीके का निर्माण कर दिया, और WHO के द्वारा अनुशंसित भी है ये वैक्सीन, और एक ही शॉट में मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के 5 प्रकारों से सुरक्षा देता है। ये जो मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया जो मेनिंजाइटिस का कारक बनता है, इसके जो 5 टाइप्स होते हैं ना, 5 प्रकार के, इन सभी से एक ही बार में, यानी एक ही बार वैक्सीन लेने से आपको पूरी सुरक्षा मिल जाएगी। जैसे अभी हमने पढ़ा कि 4 प्रकार के डेंगू से सुरक्षा मिल जाती है TAK-003 जो दूसरी वैक्सीन आई है।
मेनिंजाइटिस रोग क्या होता है? मेनिंजाइटिस आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में सूजन आ जाती है। जो ब्रेन में आपकी जो हड्डी होती है और रीढ़ की जो हड्डी होती है, उनके आसपास उसकी एक प्रोटेक्शन झिल्ली होती है जो उनकी सुरक्षा कर रही होती है बाहरी आघातों से। तो उन झिल्लियों में सूजन आ जाती है और यह वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, कवक की वजह से या परजीवियों के कारण हो सकता है। केवल एक फैक्टर नहीं है इसका, वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी, जिसमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सबसे अधिक गंभीर होता है। और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के जो 5 टाइप्स होते हैं, जो मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया होते हैं, इन सभी से एक साथ सुरक्षा मिल जाती है एक ही शॉट में। WHO ने 2030 तक मेनिंजाइटिस को पूर्णतः समाप्त करने का अपना लक्ष्य निर्धारित भी किया है। तो ये भी याद रख लेना कि इसका टारगेट कितना वर्ल्ड के स्तर पर समाप्त करने का। फिर आगे हम देखते हैं वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। 9 अप्रैल 2024 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 को जारी किया। भारत को रिपोर्ट में वायरल हेपेटाइटिस, विशेष रूप से हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण का सामना करने वाले देशों में चिन्हित किया गया है। तो भारत को किस कैटेगरी में रखा? जैसे हेपेटाइटिस का ए, बी, सी 3 टाइप्स होते हैं, तो उसमें भी स्पेशली भारत बी और सी से ज़्यादा संक्रमित है या ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर देखेंगे कि भारत में 2022 में वायरल हेपेटाइटिस के 3.5 लाख से अधिक मामले थे और जो कि वैश्विक स्तर का अकेले 11.6% था। यानी पूरी दुनिया में इतने मामले नहीं आ रहे जितने भारत में आ रहे हैं। और इस अवधि में वायरल हेपेटाइटिस से भारत में लगभग 1.23 लोगों की मौत भी हो गई। यानी 3.5 लाख तो मामले ही आए और जिसमें से 1.23 लाख लगभग लोगों की मृत्यु हो गई। हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पे आता है। यानी हमसे भी ज़्यादा पहले नंबर पे कौन है? चाइना, जहाँ पे हेपेटाइटिस बी और सी के केसेस आते हैं। लेकिन भारत में कितने आ रहे हैं? वो सेकंड नंबर पे आया हुआ है चाइना के बाद। WHO के द्वारा 9 से 11 अप्रैल 2024 तक लिस्बन, पुर्तगाल में आयोजित विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन में रिपोर्ट जारी की गई थी। तो WHO ने जो अपना लिस्बन यानी पुर्तगाल, जो कि उसकी राजधानी है पुर्तगाल की, यहाँ पर जब वर्ल्ड हेपेटाइटिस जो शिखर सम्मेलन हो रहा था, यहीं पर इसने ये रिपोर्ट भी जारी की है। और WHO ने 2030 तक हेपेटाइटिस को भी समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जैसे मेनिंजाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि मेनिंजाइटिस आपकी रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के आसपास की जो झिल्ली होती है, प्रोटेक्शन झिल्ली जिसे कहते हैं, लेयर कहते हैं, उसमें सूजन लाती है। जबकि हेपेटाइटिस से जो प्रभावित होने वाला अंग है, सबसे अधिक अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है लीवर, और लीवर में ही स्वेलिंग आती है, स्वेलिंग आ जाती है। अब आ जाते हैं भारत के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय संस्थाओं की QS रैंकिंग 2024। लंदन स्थित QS यानी कि क्वेकरली साइमंड्स जिसे हम कहते हैं, इनके द्वारा अप्रैल 2024 में विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग को जारी किया गया। और ये 5 प्रमुख क्षेत्रों के 55 विषयों के लिए वैश्विक रैंकिंग प्रदान करती है। 5 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, उसके अंतर्गत जो 55 विषय होते हैं, 55, उनके लिए रैंकिंग ये जारी करती है प्रत्येक वर्ष। तो 2024 में इस रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर 1559 शिक्षण संस्थान शामिल हुए, जिसमें भारत के 69 विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई। अर्थात लगभग 1559 विश्वविद्यालय पूरी दुनिया से शामिल किए गए, जिसमें अकेले भारत के भी कितने हुए? 69 विश्वविद्यालय शामिल हुए। अब जरा रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो भारतीय विश्वविद्यालयों में जो सबसे उच्च स्थान मिला, 20वां स्थान मिला पूरे विश्व स्तर पे, वो था विश्वविद्यालय कौन सा? जवाहरलाल नेहरू यानी JNU यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, नई दिल्ली में। यानी पूरे वैश्विक स्तर पे जो 20वां स्थान मिला होगा वो किसको मिला? भारत की यूनिवर्सिटी को मिला, और भारत के अंतर्गत सर्वोच्च अंक आ गया। और JNU को यो रैंक विकास अध्ययन यानी कि डेवलपमेंट स्टडीज के लिए दिया गया, क्योंकि मैंने अभी बताया 5 बड़े बड़े क्षेत्रों के अंतर्गत 55 सब्जेक्ट्स में दिए जाते हैं। तो JNU को ये जो पहली रैंकिंग मिली, ये डेवलपमेंट स्टडीज़ में मिली। तो आप देख सकते हो कि JNU के प्रति जो आपके माइंड में जो मानसिकता बैठाई जाती है कि यहाँ पे केवल उग्रवाद होता है, माओवाद होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत अच्छी संस्थान है ये। मेरे कई सारे कॉलीग और फ्रेंड हैं वहाँ पे जो अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, जो प्रोफेसर भी हैं। मैं कई बार गया हूँ, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, और काफ़ी बड़े लोग जो है कि यहाँ से निकले भी हैं। आप देखोगे काफ़ी लोग प्रतिष्ठित हैं। फिर यहाँ देखोगे चेन्नई स्थित सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज को दंत चिकित्सा की श्रेणी में विश्व स्तर पे 24वीं रैंक मिली है। यानी भारत में कौन से नंबर पे आ गया? वो दूसरे नंबर पे आ गया, क्योंकि विश्व स्तर पे जो 20वीं रैंक मिली JNU को, वो आपका भारत में पहले नंबर पे। और विश्व स्तर पे जो 24 रैंक मिली दंत चिकित्सा के लिए चेन्नई स्थित सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्निकल साइंसेज को, तो याद रख लेना, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें 90% लोगों ने इस यूनिवर्सिटी का नाम कभी नहीं सुना होगा। मैंने खुद नहीं सुना था। व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन यानी कि जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट, IIM जिसे हम कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद को शीर्ष 25 में स्थान मिला। अर्थात 25 नंबर इसी को दे दिया गया, IIM को। तो भारत के 3 संस्थान ऐसे थे जो टॉप 25 में शामिल हो गए, एक 20, 24, 25।
आगे देखते हैं, रैंकिंग में शामिल 3 भारतीय इंजीनियरिंग संस्थान की बात करेंगे, यानी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। तो आईआईटी बॉम्बे शामिल हुआ 45 नंबर पे, आईआईटी दिल्ली शामिल हुआ 45 नंबर पे, आईआईटी मद्रास शामिल हुआ 77 नंबर पे। तो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली संयुक्त रूप से 45 पे शामिल थे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 की बात कर लेते हैं। तो फ्रांस के गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, यानी कि जो रिपोर्टर्स होते हैं वो किसी भी बॉर्डर के मोहताज नहीं होते हैं, इनके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 3 मई 2024 को जारी की गई। टोटल इन्होंने 180 देशों का सर्वे किया, भारत को 159 स्थान मिला और भारत के लिए यह सूचकांक 31.28 आंकलित है, अर्थात जो नंबर मिला, स्कोर मिला भारत को 31.28 मिला। प्रेस के मामले में भारत अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है और सच में यह है भी। अगर देखा जाए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और फिर भी यहाँ पर अगर पत्रकारों के जीवन के साथ खतरे हो रहे हैं, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, या बहुत सारे पत्रकार अपनी दबाव की वजह से अपनी सत्य बातों को नहीं रखते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, कोई एक फैक्टर नहीं है, पॉलिटिक्स का भी फैक्टर होता है, पैसे का फैक्टर होता है और अंडरवर्ल्ड का एक तरीके से समझ लो। हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा दूर तक का रिलेशन हो गया, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इन सभी वजहों से भारत में प्रेस की रैंकिंग सबसे खराब है। सोचो 180 देशों में 159 नंबर पे आ गए हम, और भारत ने 2 स्थानों का सुधार जरूर किया, क्योंकि पिछले वर्ष भारत को 161वां स्थान मिला था, लेकिन अभी भी इतना अच्छा स्थान नहीं है कि हम भारत की तारीफ करेंगे। जो कमी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में सबसे खराब स्थिति वाले 3 देश हैं अफगानिस्तान, सीरिया, इरिट्रिया। नॉर्वे की बात करेंगे तो नॉर्वे आपके फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे डेनमार्क आता है और 180 जो कि लास्ट होता है इरिट्रिया, जो आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अगर आप देखोगे लाल सागर के पास 4 देश होते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, वहीं पर ये देखने को मिलेगा देश। चलते हैं हम सिप्री रिपोर्ट की बात करेंगे, विश्व सैन्य खर्च पर सिप्री की रिपोर्ट 2024। स्वीडन स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की मार्च 2024 में जारी वार्षिक रिपोर्ट में भारत को विगत 5 वर्षों यानी 2019 से 23 के दौरान विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बताया गया है। ये एक बहुत चैलेंजिंग बात हो गई कि आखिर भारत में क्यों इतना अधिक डिफेंस पे पैसा खर्च किया जा रहा है, क्यों हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं किया जा रहा है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं किया जा रहा है, ग्राउंड लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे नहीं हो रहा, बेरोजगारी पे नहीं हो रहा, रोजगार पे या गरीबी पे। लेकिन आप देखोगे भारत में लगातार जब भी सेंट्रल बजट आता है तो डिफेंस बजट एक बहुत बड़ा आंकड़ा अपने पास रखता है, और यही वजह है कि विश्व के स्तर पे 5 साल से लगातार भारत सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। क्यों ऐसा है? क्योंकि भारत को अगर आप गौर से देखोगे, चारों तरफ से भारत अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान से परेशान है भारत, चाइना से परेशान है भारत, फिर साथ ही साथ म्यांमार से परेशान है भारत, क्योंकि म्यांमार में भी तख्ता पलट हो चुका है, श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, मालदीव में मोइजू आ गया जो मोदी जी को आंख दिखा रहा था, तो मोदी जी चल दिए लक्षद्वीप घूमने और सारा टूरिज्म लक्षद्वीप हुआ। तो अगर फोकस किया जाए तो भारत चारों तरफ से अपने शत्रुओं से घिरा हुआ है। नेपाल और भूटान थोड़ा बहुत सपोर्ट में है भी, लेकिन उसमें भी नेपाल जो है कि कभी कभी चाइना कार्ड खेल देता है कि नहीं, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं चाइना के फेवर में चले जाऊंगा। तो गौर से देखें, वहीं अफगानिस्तान तालिबान से परेशान है भारत। तो कहीं ना कहीं आसपास के जो देश है, हमारे पड़ोसी देश, वो भारत के साथ अच्छे संबंधों को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे में भारत को जरूरत है बड़ी मात्रा में जो है कि अपनी सुरक्षा को मजबूत रखना, इसीलिए भारत अधिक मात्रा में आयात कर रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आपका सऊदी अरब आता है और थर्ड नंबर पे कतर आता है, लेकिन विश्व में सबसे अधिक हथियारों का आयात फर्स्ट नंबर पे इंडिया कर रहा है। फिर और आगे देखते हैं, सेना व हथियारों पर सर्वाधिक खर्च करने वाले राज्य, पहले 4 राज्य कौन है? अमेरिका, चीन, रूस और भारत। अब चारों बातों को समझ लो जरा ढंग से। कह रहा है कि सेना व हथियारों पर सर्वाधिक खर्च करने वाले पहले 4 राज्य। देखिए, खर्च का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आयात कर रहे हो कि निर्यात। अमेरिका और रूस जैसे देश दोस्तों हथियारों पे खर्च क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अधिक से अधिक हथियारों को बना रहे हैं, फिर विकासशील और अल्प विकसित देशों को सबसे अधिक बेच भी रहे हैं। रूस देखिए सबसे अधिक भारत को निर्यात कर रहा है, यानी भारत अगर आयात कर रहा है तो सबसे अधिक रूस से हथियार खरीदता है, यूएस से भी नहीं खरीदता, इजराइल से भी नहीं खरीदता, फ्रांस से भी नहीं खरीदता, रूस से सबसे अधिक खरीद रहा है, बाकी सारे देशों से थोड़ा थोड़ा खरीद रहा है। तो खर्च करने की बात करें तो अमेरिका सबसे अधिक खर्च कर रहा है अपनी मिलिट्री पे, अपने हथियारों पे, फिर चाइना, फिर रसिया, फिर भारत चौथे नंबर पे। 2023 में भारत का कुल सैन्य खर्च 83.6 अरब डॉलर रहा, जो पूर्व वर्ष 2024 की तुलना में 4.2% अधिक है।
यहाँ आप पूर्व वर्ष को 2022 करना, ठीक है, 2024 नहीं रहेगा, 2022। तो 2022 में जितना भी खर्च हुआ उससे 4.2% और अधिक ही 2023 में भारत ने खर्च किया। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व में प्रति व्यक्ति सैन्य खर्च $306 था, जो कि 1990 के पश्चात सर्वोच्च है। यानी कि प्रति व्यक्ति जो एक आंकड़ा रखा जा रहा है एक सुरक्षा करने के लिए कि एक व्यक्ति की सुरक्षा में कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो लगभग जो है कि $306 खर्च हो रहा है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां और पराग्वे आपका 100वां सदस्य बन चुका है। ये मैं आईएसए के बारे में बता रहा हूँ। हालांकि आईएसए के अभी एक और नए देश जुड़ चुके हैं जो मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 99वां सदस्य बना और 22 मई 2024 को ये बन चुका था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि 26 जून को पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2024 का 100वां सदस्य देश बन चुका है। और अगर हम देखें कि इसने नई दिल्ली में आईएसए के अनुसमर्थन दस्तावेज भारतीय विदेश मंत्रालय को सौंप दिए, क्योंकि आईएसए का जो हेडक्वार्टर है वो आपके गुड़गांव हरियाणा के अंतर्गत आता है, गुरुग्राम भी कह सकते हो। आईएसए की जो सबसे पहले कल्पना की गई थी भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्रियों ने की थी, और इसकी परिकल्पना 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो कि 21वें COP21 के दौरान हुई थी। क्योंकि आईएसए का मतलब होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच स्थित देश हैं। यहाँ पे सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस गठबंधन को तैयार किया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में स्थित हैं और सोलर एनर्जी सबसे अधिक वहीं पे प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश यहाँ मिलता है। अब यहाँ पे अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, ब्रिक्स समूह की बात करते हैं। अब ये टोटल 10 देशों का संगठन हो गया। अब केवल आपको 4 या 5 याद नहीं करने हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2024 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण कर ली 2024 को, और इसी दिन ब्रिक्स में 5 नए सदस्य देश भी शामिल हो गए, जिसके बाद अब ये 10 देशों का समूह बन चुका है। नए सदस्य देश की अगर हम बात करें कौन कौन इसमें शामिल हुआ, मिस्र इसमें शामिल हो गया, इथोपिया शामिल हो गया, ईरान शामिल हुआ, सऊदी अरब शामिल हुआ और यूएई शामिल हो चुका है। तो ये 5 नए देश इसमें शामिल हो गए हैं। अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग के 15वें शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने अर्जेंटीना सहित 6 देशों को 1 जनवरी 2024 से ब्लॉक में शामिल करने का प्रपोजल स्वीकार कर लिया था। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि ऑप्शन दे सकता है कि अभी कौन सा देश इसमें शामिल नहीं हुआ। तो अर्जेंटीना ने पहले प्रस्ताव दिया था इसमें शामिल होने के लिए, लेकिन बाद में उसे रिजेक्ट कर दिया, यानी अर्जेंटीना इसमें शामिल होने का प्रस्ताव खुद ही अपना वापस ले लिया उसने। आप यहाँ पे देखो 29 जनवरी 2023 को अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जोवियर मिलेई ने ब्रिक्स में शामिल होने से खुद ही इनकार कर दिया, और इसके बाद अब टोटल 10 सदस्य हो चुके हैं। तो ब्रिक्स समूह में सितंबर 2006 में इसकी स्थापना की गई थी, और उस समय संस्थापक देश केवल 4 थे। तब इसका नाम ब्रिक रखा जाता था, ब्राजील, रूस, भारत, चाइना। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य जब बनाया गया तब इसका नाम ब्रिक्स हो गया, क्योंकि S फॉर हो गया साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखो कि B से हो गया ब्राजील, रूस, R से रशिया और I से इंडिया और C से चाइना, ब्रिक हो गया। फिर 2010 में इसमें S जुड़ गया, S फॉर साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया था। रूस के कजान में अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, और थीम रहेगी सम्मान, वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। ठीक है, समान वैश्विक विकास सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत किया जाएगा। और अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक के, आज के इंटरनेशनल रिलेशन के क्लास में। फिर इसके बाद कल की क्लास में आपको इकोनॉमी मिलेगी, रेगुलर क्लास मिलेगी, शाम 5 बजे तक आ जाती है। आज थोड़ा सा डिले है, कोई बात नहीं। और कल क्लास नहीं आई थी तो कुछ कारण थे जिसकी वजह से कल क्लास नहीं आई थी। तो टॉपिक है हमारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023, और ये पीडीएफ आपको समझ में आ गई होगी कि कितनी यूजफुल है कितनी नहीं है, कि बुक से कितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीके से इसको तैयार कर दिया गया है। तो आप इसकी पीडीएफ को भी परचेस कर सकते हो, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेना, वहीं पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। ब्रिटिश समाचार पत्र द इकोनॉमिस्ट के शोध निकाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ने 16 फरवरी 2024 को दुनिया में लोकतंत्र पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 को जारी किया। तो जारीकर्ता कौन है? अगर देखा जाए कि एक समाचार पत्र है द इकोनॉमिस्ट, इसके शोध निकाय जो रिसर्च बॉडी है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस, इसने यहाँ पर ये रिपोर्ट जारी की है। वैश्विक सूचकांक स्कोर गिरकर 5.23 हो गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि दुनिया में सिर्फ 8% आबादी ही ऐसे देशों में रहती है जहां पे पूरी तरीके से लोकतंत्र है। अब सोचिए कितनी बड़ी चुनौती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, लेकिन फिर भी उसके यहाँ इस तरीके के पूर्ण लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं मानती है संस्था, जबकि भारत में पूर्ण लोकतंत्र है, फिर भी ये नहीं मानती। देशों को पूर्ण लोकतंत्र स्कोर 8 से अधिक, खामियों वाला लोकतंत्र स्कोर 6 से अधिक,
तानाशाही वाला 2 से अधिक और हाइब्रिड में बांटा गया। तो 4 अलग अलग कैटेगरी है, टोटल 167 देशों की तुलना की गई। भारत पिछले वर्ष की तुलना में 4 अंकों के सुधार के साथ 41वें स्थान पे आ गया। कितने नंबर पे आ गया? 41वें स्थान पे। 2022 में ये 46वें स्थान पे था। अब यहाँ पे देखोगे कि फर्स्ट नंबर पे आपका नॉर्वे है, सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड है और थर्ड नंबर पे आपका आइसलैंड है। निम्न 3 स्थान वाले देशों में क्रमशः उत्तर कोरिया, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल है। हालांकि यहाँ पे तो लोकतंत्र है ही नहीं। भारत को इस सूची में खामियों वाले लोकतंत्र की सूची में रखा गया है। यानी खामियों वाला लोकतंत्र का मतलब हो गया कि भारत का स्कोर 6 से अधिक है परंतु 8 से कम है, और 8 से अधिक वाला जो स्कोर होता है वो पूर्ण लोकतंत्र होता है, जहां पे केवल 8% आबादी दुनिया की निवास कर रही है। भारत का जो सूचकांक में 7.8 स्कोर के साथ 41वें स्थान पे है, क्योंकि 6 to 8 के बीच में इसको दिया जाता है खामियों वाला। तो यहाँ पे ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे आर्थिक घटनाक्रम, और इसी आर्थिक घटनाक्रम में हम लोग यूपी बजट को भी कवर कर लेंगे। हालांकि जुलाई में जो बजट आया हुआ है ये अगर नहीं भी इसमें कवर होगा तो मैं आपको अलग से उसे कवर करा दूंगा। जो मैं एक मैगजीन जो आर्थिकी आती है पूरे साल भर की केवल इकोनॉमिक्स के नाम से, उसको मैं तैयार कर रहा हूँ, जल्दी उसकी क्लासेस आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।